मान लो आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और आपको होटल में ठहरने नहीं दिया जा रहा है, आप जाते हैं, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आप कहते हैं ये मेरा राइट है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आप मुझे होटल से नहीं निकाल सकते हैं, दिस इज़ माई राइट। तो ये कौन सा राइट है जिस पर आप ये कहते हैं कि मेरा राइट है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो आज हम उन अधिकारों की बात करते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम जीएस विद आरआर चैनल पर। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स, आपको जो मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संविधान द्वारा जो प्रदान किए गए हैं, संविधान में ही इनकी व्याख्या कर दी गई है, संविधान में ही आपको प्रदान कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं, इसलिए इनको संविधान में ही व्याख्या कर दी गई, संविधान में ही इनको प्रस्तुत कर दिया गया। तो क्या है अधिकार, कौन से अधिकार जो भारत के नागरिक को मिले हुए हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं और पूछते हैं, जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगेन वेलकम जीएस विद आरआर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, यही रिवार्ड है मेरे लिए आपका। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्या होते हैं? तो मूल अधिकार बहुत ही विशेष प्रकार के अधिकार होते हैं जो भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, सामान्यतया व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, राज्य के द्वारा भी, और ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। जो नागरिकों को ये अधिकार मिलते हैं राज्य के विरुद्ध होते हैं, और इनकी चर्चा भारत के संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मिलती है। ठीक है, और यहाँ से लगभग किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं, है ना। तो इनकी चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में चर्चा की गई है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स, अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो इनका सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था, सबसे पहले इनका जो विकास हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? तो वहाँ पर सम्राट थे, सम्राट जॉन। कौन थे? जॉन एक सम्राट थे। 1215 ईस्वी, 1215 ईस्वी था उसमें। तो इनके द्वारा एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया गया जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन हमने जो अपना फंडामेंटल राइट्स लिया है, जो हमारा संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान के जो विशेषज्ञ थे, जो समिति बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, तो वो विभिन्न देशों का, लगभग 60 देशों का अध्ययन किया। तो हमारा जो संविधान था, जो हमने अब जो अडॉप्शन किया फंडामेंटल राइट्स का, वो यूएसए के संविधान से लिया। कहाँ से लिया? यूएसए के संविधान से। बिल ऑफ राइट्स इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। ये क्वेश्चन पीसीएस 2021 में पूछा गया था कि बिल ऑफ राइट्स, हम जो मूल अधिकार लिए हैं किस देश से लिए हैं? तो ये हम लिए हैं यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये 1791। और ये भी जब ये बनाया गया था बिल ऑफ राइट्स, तो ये आपका यूएसए के जो मूल संविधान है, मूल संविधान में इसकी जो है चर्चा नहीं की गई थी, वहाँ पर संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ मूल संविधान में ही इसकी चर्चा कर दी गई थी, इतना इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इंडिया में एब्सोल्यूट नहीं है, अमेरिका में प्योरली एब्सोल्यूट हैं। और अमेरिका में अगर नागरिक चाहे स्वयं की इच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर नागरिक चाहे तो अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है। उसको मूल अधिकार दिए गए हैं क्योंकि भारत की जो जनता है निरक्षर थी, साक्षर नहीं थी, जागरूक नहीं थी, तो उसको अपने अधिकारों के बारे में ही पता नहीं था, हमारे अधिकार कौन कौन से हैं। तो त्याग करने की बात तो बहुत दूर की थी। आज भी बहुत सारे लोग, जनता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, है ना। तो ऐसी है कि हमारे इंडिया में मूल अधिकार त्याग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके राइट्स हैं तो हैं। ठीक है, आप जानें। तो ये हमारा जो हमने जो फंडामेंटल राइट्स लिया है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ये बिल ऑफ, ये यूएसए के संविधान से लिया है जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो भारत में मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम कब की गई? सर्वप्रथम तो एक विधेयक था 1895, संविधान विधेयक था जिसके माध्यम से बात की गई। ठीक है, और फिर कांग्रेस ने भी
17 से 1919 में कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड की। फिर जो है आपके 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से इन्होंने डिमांड की। ठीक है। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आती है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आती है, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी आपकी, ये क्यों बनाई गई थी? उस समय जो है उस समय के तत्कालीन आपके जो है भारत सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड। ये भारत सचिव थे। तो ये 1928 की बात है। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि आप इन्हें सक्षम नहीं है कि अपना संविधान खुद बना लें। ठीक है। बहुत सारे दल थे, आपस में लड़ रहे थे, तो उनमें एकजुटता नहीं हो पा रही थी अपना संविधान बनाने के लिए। तो उन्होंने चुनौती पेश की थी, अपना संविधान बनाइए, आप हमें दीजिए, मसौदा पेश करिए। तो मोतीलाल की अध्यक्षता में एक संविधान मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है। तो उसी समिति में अगस्त 1928 में रिपोर्ट आती है, और जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसी रिपोर्ट में मूल अधिकारों का भी जिक्र किया गया था कि मूल अधिकार भी दिए जाएं और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है। और बहुत सारी सिफारिश थी, उसमें मूल अधिकार एक सिफारिश थी। उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सिफारिश की थी कि इनको प्रदान किया जाए। ठीक है। तो समय समय पर इसकी डिमांड होती रही। फिर आता है 1927 का मद्रास, जो 1927 का कांग्रेस का जो मद्रास का जो अधिवेशन था, और 1930 का जो कराची अधिवेशन था। ठीक है। तो इसमें जो है इसके जो प्रस्ताव था फंडामेंटल राइट्स का, वो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी भी दूसरे गोल में सम्मेलन में गए 1931 में, वहाँ भी उन्होंने मांग रखी। ठीक है। और फिर इसके ये भी सब चलता रहा। और फिर जब संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो उसमें मूल अधिकार के लिए एक उप समिति बनाई गई थी। मूल अधिकार के लिए एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे जे बी कृपलानी। कौन कर रहे थे? जे बी कृपलानी जी। ठीक है। तो इस समिति की सिफारिश पर भाग 3 और 12 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में ये मूल अधिकार का संबंधी प्रावधान किया गया। ठीक है। तो ये है हमारी मूल अधिकार संबंधी चर्चा। ठीक। तो ये जब बात आई कि क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है, तो ये विश्वेश्वर नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित में नहीं, लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। तो वो अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है। ये चर्चा की गई थी। ओके। तो जो मूल अधिकार हैं, वो उसकी जो प्रकृति कैसे होती है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी नेचर क्या होता है? तो नेचर उसका नेगेटिव भी होता है और नेचर उसका पॉजिटिव भी होता है। ठीक है। नेचर क्या होता है? नेगेटिव भी होता है और नेचर पॉजिटिव भी होता है। तो नकारात्मक कौन से होते हैं और सकारात्मक कौन से होते हैं? तो वे मूल अधिकार जो राज्य की शक्ति को कंट्रोल करते हैं, वो आपके होते हैं निगेटिव। ठीक है। जैसे 14 हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया। तो ये आर्टिकल क्या है? ये आपके नकारात्मक हैं। ठीक है। और सकारात्मक क्या होते हैं? जैसे आपका आर्टिकल 19 हो गया, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान करते हैं। आपका 25 से 28 हो गया। तो ये आपके सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं। ठीक है। मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं। क्लियर है? और क्या होता है इसमें? और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से अधिकार हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये जो हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि क्या मूल अधिकार जो है ख़त्म किए जा सकते हैं राज्य की तरफ से या नहीं ख़त्म किए जा सकते हैं? तो मूल अधिकार राज्य की तरफ से राष्ट्रहित
राष्ट्रहित एवं लोकहित में ये दो मुद्दों पर मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, निबंधन लगाया जा सकता है। ठीक है। अगर मान लो क्या होता है कि देश में आपातकाल की स्थिति लगती है, आपातकाल की स्थिति लगती है, आर्टिकल 359 में दिया गया है कि अगर तो सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं आपातकाल के समय में, केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दो आर्टिकल आपके निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन से आर्टिकल किसी भी समय निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी समय आपातकाल के दौरान भी ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर युद्ध विवाह के आधार पर जो है आपका आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 क्या है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये आते हैं हम लोग सीधा पॉइंट पे कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। तो जो एक्चुअली जो मूल अधिकार हमारे स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के। तो 12 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 12 में हमको कहता है कि जो मूल अधिकार हैं राज्य के विरुद्ध मिले होते हैं। तो राज्य क्या है, स्टेट। अब स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा ना, हमको राज्य के विरुद्ध अधिकार मिले हैं तो स्टेट क्या है, तो राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। तो इसमें कौन कौन से हैं ये शामिल किया गया, राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें कौन कौन शामिल है, भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, ठीक है, और सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। तो यहाँ प्राधिकारी से क्या तात्पर्य भी देख लीजिए। तो प्राधिकारी से तात्पर्य वह होते हैं जो कोई भी विधि बना सकते हैं या आदेश दे सकते हैं या अधिसूचना जारी कर सकते हैं, ये सभी प्राधिकारी होते हैं। अन्य प्राधिकारी क्या होते हैं, जो संविधान के द्वारा किसी अधिनियम द्वारा सृजित तो कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, और वो उनको विधि और उपविधि सब कुछ बनाने की शक्ति भी मिली होती है, लेकिन वो संप्रभु बॉडी नहीं होती है, सॉवरेन बॉडी नहीं होती, उनको पावर नहीं होता है कुछ। तो ऐसे भी तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे LIC आपका राज्य है, ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आपका राज्य है, कारखाना वित्त आयोग आपका राज्य है। तो एक पूरी लिस्ट में दे देंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। ठीक है, और मूल अधिकारों का सजग प्रहरी या मूल अधिकारों का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो ये हमारा है सुप्रीम कोर्ट। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है, इसमें विधियों की बात हुई है कि जो विधियां संसद द्वारा बनाई जाती हैं, जो विधियां विधायिका द्वारा बनाई जाएंगी, वो मूल अधिकार के ख़त्म करने या मूल अधिकार के असंगत हैं वहाँ तक वो जीरो हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, चाहे पूर्व विधान विधियाँ हों और चाहे आगामी जो विधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से उच्चतम न्यायालय को जो है, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का जो होता है वो मिला है। ठीक है, पावर मिलती है, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू हमने USA के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, USA के संविधान से लिया है। ठीक, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है, न्यायालय यह देखता है कि जो विधानमंडल या संसद ने जो अधिनियम पारित किए हैं उसकी संवैधानिकता की जांच करता है, ये मूल अधिकार को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं। यही जांच क्या कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 को पावर मिलता है हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो 12 में क्या हुआ, राज्य की परिभाषा, 13 में क्या है, मूल अधिकार की असंगत विधियाँ, और फिर आर्टिकल 14 से आपका स्टार्ट होता है। अब मूल अधिकार की बात कर लेते हैं फटाफट। तो कुल जो हमारा संविधान था उसमें कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो फिर एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। ठीक है, तो इसको संपत्ति का अधिकार है, ये कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको उठा करके डाल देते हैं अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 का में। फिर ये बनाते हैं विधिक अधिकार। कौन सा है, अगर क्वेश्चन अब आता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, बट मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। एक आता है समता का अधिकार, कौन सा, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। और फिर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, और फिर तीसरा आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार
आर्टिकल 23 एंड 24। और फिर चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। और फिर पांचवा आपका आता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। और छठा है संवैधानिक उपचार अधिकार, आर्टिकल 32, जिसे भारतीय संविधान का बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगर ऐसे सवाल आता है कि भारतीय संविधान का आत्मा कौन है, प्रस्तावना, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है हार्ट एंड सोल, तो आप इसको आर्टिकल 32 में टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब देर नहीं करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस भी हम ओनली प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था, और यही आपका सही स्टेटमेंट है, बाकी सभी रॉन्ग है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया गया था, बिल्कुल नहीं दिया गया था, बात हुई थी बट नहीं शामिल हुआ किया गया था। बाकी अगस्त प्रस्ताव और ये जो है आपका क्रिस मिशन, ये अलग के लिए थे, तो पहला ही राइट है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं, लचीले हैं। तो ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य मतलब अगर आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चर्चा की जा सकती है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आप कर सकते हैं। इसके तहत क्या होती हैं कि प्रादेश या रिटियाँ जारी की जाती हैं। कौन से होते हैं, प्रादेश या रिट जारी की जाती हैं 5 प्रकार की। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो वो रिट कौन कौन सी होती हैं, एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या होती है, यह न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी होता है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे देता है। अगर आपकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आपको न्यायालय छोड़ देता है। यह 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, आने जाने का इसमें समय शामिल नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा होता है परम आदेश या परमादेश। परमादेश कब दिया जाता है, यह न्यायालय को अगर लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, उसका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो यह आदेश दिया जाता है परम आदेश। और फिर होता है प्रतिषेध। कौन सा होता है, प्रतिषेध। तो प्रतिषेध कब दिया जाता है, अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का हनन कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये उच्च कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के लिए रोक सकती है, इनको आप नहीं सुन सकते, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, और फिर आपका आता है अधिकार परीक्षा। इसमें ये होता है, अधिकार परीक्षा में ये होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है या नियुक्त कर दिया गया है जो उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय या पूछती है किस अधिकार के तहत उस पर आप कार्य कर रहे हैं, तो उसको कार्य करने से रोक देता है। ठीक है, और पांचवा आपका है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है कि कोई निचली अदालत हो या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके सामने जो है विचाराधीन मामले को लेकर के अपने ऊपर जो है उसको स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो ये कई बार पूछते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट ये रिट जारी करता है। ठीक है, और अगर अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यह ऐसा करने को राष्ट्रपति को शक्ति मिली है अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अपने मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि
ये संविधान में उल्लिखित होता है, बिल्कुल सही है। ये प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, फिफ्थ भी सही है। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, यानी आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अभी हमने बताया कि आपातकाल स्थिति अगर आपकी 358 अगर आप आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है और आर्टिकल 20 एंड 21 ये निलंबित नहीं होते हैं, ठीक। तो किस अनुच्छेद में क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही बात है, गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी करते हैं। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, बिल की भांति है। तो 1 2 3 ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 आपका सही है। एक क्वेश्चन आपका PPPCS 1998 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 12 से 35 आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, भाग 3, ठीक है। तो 112 में क्या है, 112 में आपका आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, ठीक। 110 में आपका आता है धन विधेयक। 112 में आपका धन विधेयक पूछा जाता है तो 110 में है। धन विधेयक होगा नहीं होगा इस पर कौन विचार करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 113 में संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। 114 में क्या है, 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है। 115 में क्या है, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान विधेयक होता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है। 116 में क्या है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 222 क्या है आपका, 222 से लेकर के 235, ठीक है। तो 222 से लेकर 235 में क्या है, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 222 में ये होता है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर या अंतरण की बात होती है। आर्टिकल 223 में क्या होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की जो है पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ही बताता है कि कौन से कानून होंगे जो मूल अधिकार को सीमित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 245 क्या है, केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। और आर्टिकल 326 में क्या है, लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में है, तो ये किससे है, 14 से 18, 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14, ठीक है, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। आर्टिकल 17 में आपका गिवन है कि छुआछूत नहीं होगी, अस्पृश्यता का अंत होगा। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। ये कई आर्टिकल बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है, आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। और आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में विषयों के अवसर की समानता का विरोध करता है, ठीक है।
चलिए आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 13 है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण आर्टिकल 14 की बात होती है। ठीक है, 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और 13 में क्या है, विधियों का विधान दिया गया है, कौन सा विधि कैसे बनाए जाएंगे जो मूल अधिकार को जो है जीरो शून्य नहीं कर सकती हैं, मूल अधिकार को शून्य करने तक उसको कानून आपका शून्य हो जाएगा। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। और जो आपका जो संयुक्त राज्य, संयुक्त नहीं, जो साउथ अफ्रीका का जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर और भी बहुत सारे लिंग, जात, धर्म जो है और उसके आधार पर भी वहाँ भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान में नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति, मूल रंग, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। थोड़ा ब्रॉड लेवल है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इसका मतलब ये होता है आपका, ये ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ठीक है, बाकी सभी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का तो ये धर्म वाला जो आपका होता है ये आर्टिकल 15 होता है, लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अधीन वर्गीकृत नहीं है, तो धर्म, शोषण, संस्कृति, क्षमता का अधिकार कौन सा होता है, क्षमता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि मद्रास राज्य बनाम दो रायराजन, ये 1915 में वाद हुआ था आपका। इस वाद में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा था आपका, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसको संशोधन किया गया 1951 में, और इसके द्वारा आपका धारा 2 15(4) जोड़ा गया। ठीक है, एक सब क्लास जोड़ा गया, और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के द्वारा उसकी उन्नति करने के लिए राज्यों द्वारा विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। तो ये आपका है आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए 18 नंबर है आपका, संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंतर्गत ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये अभी हाल ही में हुआ था 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में हुआ था, जिसमें 15(6) और 15(6) और 16(6) ये भी जोड़े गए। तो आर्थिक रूप से दुर्बल जो हुए थे, जिसे ईबीएस कहा गया था ना, उनको भी ये 10% आरक्षण दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये पूछता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि ईबीएस के लिए जो संशोधन हुआ था, जिसको 10% आरक्षण दिया गया था आर्थिक आधार पर, वो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के माध्यम से जुड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति कराता है। ठीक है, तो ये अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, तो 16(1) और 16(2) के तहत ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। बाकी जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैं इनको कंसिडर नहीं किया हूँ। और भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्नलिखित में से कौन समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अवसर की समानता है आपके पास, और सामाजिक समानता भी है, कानून के समक्ष समता आर्टिकल 14 और ये सब है। ये आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक समानता आपकी मूल संविधान में थी, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा करके इसको हमने डाल दिया है आर्टिकल 300A में। अब ये विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, या संवैधानिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 क्वेश्चन नंबर है,
कि कौन सा है आपका, एक इसमें कथन दिया गया है, सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, तो सही है, दोनों सही हैं, बट इसका क्या है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, तो ए का स्पष्टीकरण आर है आपका, तो डी ऑप्शन ही सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम होगा। ठीक है, तो क्या मिलाकर पढ़ना, भारतीय संविधान में प्रयुक्त समाजवादी, और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, और फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर। तो यानी ABC सभी को आपस में मिलाकर पढ़ने पर हमें जो होता है, मिलता है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार। ठीक है, ये दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में बात हुई थी, एक वाद हुआ था जिसमें अनुच्छेद 14-16 को संविधान की प्रस्तावना और तथा एक आपका जो है DPSP है आर्टिकल 39D। ठीक है, 39D को मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो है निकल कर सामने आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निकलकर सामने आता है। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने बताया कि आर्टिकल 14-16 को मिलाकर पढ़ने पर, तो आर्टिकल 14-16 को प्रस्तावना के समाजवाद को मिलाकर पढ़ने पर ये आपकी बातें निकलकर सामने आती हैं। ठीक है, आज प्रस्ताव का उन्मूलन किया गया था आर्टिकल 17 के द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आज प्रस्ताव का उन्मूलन करता है, आर्टिकल 17। भारतीय आज प्रस्ताव का जो है अनुच्छेद आज प्रस्ताव का समाप्ति करता है आर्टिकल 17। कितनी बार रिपीट हो गया, अनुच्छेद 17 देखो कितनी बार पूछा गया है, आज प्रस्ताव के उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत आर्टिकल 17। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 17 छुआछूत। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरी में प्रवेश दिलाकर। ठीक है, तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरी में प्रवेश दिलाकर तो जो है छुआछूत का नहीं समाप्त किया जा सकता है। और आर्टिकल 17 में क्या है, इस अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। तो संसद ने अब इसका जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, 34 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार में 4 स्वतंत्रताएं मिली हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, 19 से 22। 19 में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 4 प्रकार की। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं आपके बोलने की आज़ादी है। ठीक है, राइट टू स्पीच, तो उसमें 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। ठीक है, और 21 में क्या है आपका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, बहुत ब्रॉड है। फिर आर्टिकल 21 का में है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अभिभावकों के द्वारा या उनके पेरेंट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। और अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए 35 है आपका, कि भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कहाँ से मिली हुई है, 35 नंबर। ठीक है, तो आर्टिकल 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता
से संबंधित है तो आर्टिकल 19, ठीक है। फिर देखो आप प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। देखो 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रेस की आज़ादी। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है, ठीक है। तो किसमें अंतर्निहित है? आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में अंतर्निहित है, ओके। भारत में समाचार पत्रों को जो स्वतंत्रता मिली है वो कहाँ से मिली हुई है? राइट, तो यहीं से मिली हुई है। उनको कहाँ से मिली हुई है? आर्टिकल 19A के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार किसी निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत, ठीक है। 41 नंबर है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। आर्टिकल 19 फर्स्ट खा में है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं, ओके। लेकिन प्रशासन भारत की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में युक्त प्रबंधन या निर्बंधन लगा सकती है, ठीक है। चलिए 42 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 21, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके अंतर्गत बहुत सारी आपको मिला हुआ है, राइट टू स्लीप, है ना, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, मुझे एकांत में रहना है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, और अपने मनपसंद शादी करने का अधिकार। बहुत सारे अधिकार इसी में जो है अंतर्निहित है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफ़ी ब्रॉड लेवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ठीक है, तो आपका है आर्टिकल 21, ओके, आर्टिकल 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, राइट। तो इसमें मौलिक अधिकार तो तीनों हैं आपके, तीनों मौलिक अधिकार हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि जो मौलिक अधिकार आपका ना हो। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये होता है एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ये जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला चल रहा था, जो आधार वाला मामला था। इसमें 9 सदस्यीय संविधान पीठ थी जिसने राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित पाया था, ठीक है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे आपको दिए थे। आपको प्रतिष्ठा का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौनिक या लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। एक चिकित्सक द्वारा घायल हो तो चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, और इसमें बहुत सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा है जो आर्टिकल 50 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है? तो मृत्युदंड, भारत में मृत्युदंड करना जो क्या होता है, एक अपराध है, ठीक है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश 5 सदस्यीय जो है पीठ थी जिसने मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना है, और मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, और मृत्युदंड जो होगा वो क्या होगा, अधिकार उल्लंघन है आर्टिकल 21 का। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो कौन सा है आपका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो किसी भी 20-21 आर्टिकल 19-20 तो है, 19 आपका तो समाप्त किया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन का अधिकार कहा गया है, आपात स्थिति में भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और 20-21
इन अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 को कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? ठीक है, तो ये कौन सा था? उनी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। इसमें क्या किया गया, ये 1993 का केस है। इसमें 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार प्रदान किया गया और इसको अधिकार दिया गया। ठीक है, ये आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया था। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को तो ये अधिकार देना किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। ठीक है, ये क्या है? ये मूल अधिकार दिया गया। 86 छियासवां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन को क्या बना दिया गया है? मूल अधिकार बना दिया गया है। और ये संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का। ठीक है, जो 1 अप्रैल और फिर आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया जो संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ठीक, और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो ये प्राइमरी एजुकेशन होती है जो महत्वपूर्ण है। जो क्या है, मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार नेसेसरी होते हैं फॉर ह्यूमन, तो ये भी नेसेसरी होगा एजुकेशन भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यह प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या अपरिहार्य है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है आपका। 57 नंबर, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित किए गए हैं? मानव देह के व्यापार बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है। बिल्कुल सही है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन तो आपका समानता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो बात की गई है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जो बात है आपकी, ये किसमें है? कारखानों में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो रही है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो पहला सही है आपका। और कारखानों खदानों में बच्चों का नियोजन जो होगा उनका भी निषिद्ध किया गया। ठीक है, तो चौथा, तो 1 and 4 की बात हुई है, तो 1 and 4 है इसमें। बिल्कुल 1 and 4, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कारखानों में जो है कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध करता है। कौन सा आपका है? आर्टिकल 24। ठीक है, फिर 60 है आपका। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 क्या है आपका? मूल अधिकार से संबंधित संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंधित है? तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 24। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद है जो दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशंसन संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का पैरा है 20 पैरा 2 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल जो 20(3) का जो पैरा है उसमें स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20(3) में ये बात की गई है, यूपी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 64। कौन सा है? 64 में क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित तो दंडित नहीं किया जाएगा। ये आपका है आर्टिकल 20 में बात की गई है। ठीक, 66 जो प्रत्यक्ष बंदीकरण होता है, मान लो बंदीकरण कर लिया गया
और ठीक है, और बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 माह के लिए। ठीक है, प्रत्यक्ष बंदी जो होती है जो होती है व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक के लिए कैद किया जा सकता है। इसके बाद वो मामला सलाहकार बोर्ड को के सामने आएगा। ठीक है, और व्यक्ति को तभी रखा जा सकेगा सलाह बोर्ड यह मत हो कि जो है रखने के लिए पर्याप्त आधार हैं। ओके, चलिए, तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? 65 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका आर्टिकल 22 के थ्रू प्रदत्त होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म प्रचार करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। सिखों को कपाट धारण करने का अधिकार, रखने का अधिकार है, सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण करने का अधिकार है, सही है। तो 1, 2 और 3। धार्मिक निकाय लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, बिल्कुल गलत है। धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये उनके अंतःकरण का विषय है। मन करता है तो कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 आपका सही है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कपाड़ धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, तो ये आपका है आर्टिकल 25 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि वो ऐसा कर सकते हैं। हिंदू शब्द जो था आर्टिकल 25 में, तो उसमें कौन शामिल नहीं करता है? ठीक है, तो उसमें कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? तो उसमें पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। हिंदू में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आर्टिकल 25(2) में बात बताई गई है कि हिंदू में अंतर्गत बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे। कौन है? बौद्ध, जैन, सिख, पारसी इसमें शामिल नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन वो उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 फर्स्ट में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन का अधिकार होगा, प्रबंधित करने का अधिकार होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 30(2) के तहत शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, अतः अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, कहाँ पर? मूल संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। ठीक, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है वो करती है न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। अभी हमने स्टार्टिंग बता दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है, और ये आर्टिकल 32 में आता है। फिर ये क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को के मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट या प्रादेश जारी करने का अधिकार रखता है? ठीक है, तो ये किसके तहत अधिकार रखता है? आर्टिकल 32 के तहत। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट ये अधिकार रखते हैं मूल अधिकार को जो है जारी रखने के लिए। मूल अधिकार हनन नहीं हो रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रालेख मतलब रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबिस कॉर्पस। राइट, ये जारी किया जाता है। ओके, गुड। फिर आपको मिलाना है, तो मिलान करने के लिए क्या है इसमें देख लीजिए। मूल ढांचा का जो सिद्धांत था आपका आता है C4। ठीक, कौन सा आता है आपका? C4। तो C4 है इसमें कहीं। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे आपके? जो मौलिक कर्तव्य थे तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी A2। ठीक है, C1
ठीक है। और जो जो देखो मौलिक कर्तव्य क्या है आपका A3, तो इसमें A3 है कोई, A3 एक ही है, यानी आपका जो ए वाला सही है। फिर B4 A3 संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केस आया था आपका 24 अप्रैल 1973 में, ठीक है। और मूल ढांचे का सिद्धांत हुआ था मिनर्वा मिल्स केस में आया था, और इंसानों के अनैतिक व्यापार निषेध अनुच्छेद 23 में है। चलिए, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा था, केशवानंद वाद बनाम भारतीय राज्य था, जिसमें ये अधिकार दिया गया था कि आप उस हद तक संशोधन कर सकते हैं जहां तक मूल अधिकार पर हनन नहीं होता है, ठीक है। 103 नंबर है कि मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा का सिद्धांत आया था, तो ये किस मुकदमे में दिया गया था, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था, ठीक। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स, जिसका अनुमोदन जो है वो मिनर्वा मिल्स 1980 में भी किया गया था। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में ले सकते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अभी डील कर देता हूँ कि सेवा का अधिकार की अवधारणा जो है, सेवा के अधिकार, इसकी जो अवधारणा है वो ग्रेट यूके से ली गई है, ठीक है। ओके, तो ये यूके से लिया गया है। और संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का जो अधिकार है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का जो अधिकार है वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, ठीक है। ये आपका 44वें ये पहले मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें 7वां मूल अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको उठा के विधिक अधिकार बना दिया गया, और ये इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12, ठीक है, भाग 12 के अध्याय 4 में इसको जोड़ दिया गया था आर्टिकल 300 का में, ठीक है। तब यहाँ पर ये क्या हो गया, वैधानिक या विधिक अधिकार हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बाकी ये बन सकता है कि कौन सा मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं, तो विदेशी नागरिकों को क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो 14, 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं, और बस सभी हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। आपके मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी यहाँ पर हमने कवर कर दिया है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए खूब। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर